Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, एमडी कैट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। यानी आप कह सकते हैं अगर इस चैप्टर में से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट तैयार करें तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो टॉपिक होगा वो आज हम डिस्कस करने लगे। यानी इसका हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कोई इसमें से एक आधी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, नहीं, इसका हर कॉन्सेप्ट हर पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और आज के टॉपिक का टाइटल है सेल इन्वेलप। बेसिकली सेल इन्वेलप है क्या? सेल के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं जो सेल की कवरिंग बनाती हैं वो सेल इन्वेलप कहलाती हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कलेक्टिवली कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर एक्सटर्नल टू सेल प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और सेल से मुराद यहाँ सेल मेम्ब्रेन ले ले, यानी सेल मेम्ब्रेन से बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं? सेल इन्वेलप में आती हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ है? सेल वॉल है, कुछ ख़ास किस्म की कैप्सूल हो सकते हैं, स्लाइम कैप्सूल और कैप्सूल। ठीक हो गया। तो ये तीन चीज़ें हैं नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर सेल इन्वेलप के अंदर आती हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। बैक्टीरियल सेल इन्वेलप की डेफिनेशन क्या है? कलेक्टिवली कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर, हर वो लेयर जो सेल प्रोटोप्लाज्म से बाहर मौजूद है वो सेल इन्वेलप कहलाती है। अच्छा, काफ़ी सारी बुक में इसमें सेल मेम्ब्रेन को भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन आपकी बुक में ये तीन चीज़ें मेंशन की गई हैं, कैप्सूल, स्लाइम कैप्सूल एंड सेल वॉल। तो आपने चूँकि बुक को फॉलो करना है, सारा कुछ बुक से ही पूछा जाता है। बुक में कोई बात अगर ठीक है गलत है, आपने हमेशा किसको फॉलो करना है? बुक को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज कैप्सूल, व्हाट इज स्लाइम कैप्सूल। ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। जो कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है, कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम कैप्सूल होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कैप्सूल एक कवरिंग को कहा जाता है। कैप्सूल आपने अक्सर देखा होगा, कैप्सूल खाए भी होंगे या कैप्सूल लिए भी होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कवरिंग के अंदर मेडिसिन बंद होती है, तो कैप्सूल एक कवरिंग को कहा जाता है। ठीक हो गया। तो कैप्सूल और स्लाइम कैप्सूल में अक्सर डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि कैप्सूल और स्लाइम कैप्सूल में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे एक सेल वॉल है, अगर सेल वॉल के साथ बिल्कुल टाइटली अटैच हो, बहुत सख्त, जैसे जीन्स की पैंट लोग पहनते हैं तो वो टांगों के साथ क्या होती है? टाइटली अटैच होती है, तो इसको हम कहते हैं कैप्सूल। और स्लाइम कैप्सूल जैसे शलवार आप पहनते हो तो वो क्या होती है कि टांग के साथ लूजली अटैच होती है। तो अगर हम स्लाइम कैप्सूल को ड्रा करें तो ये सेल वॉल है, इसके साथ अगर लूजली अटैच है तो ये क्या बन जाएगा? स्लाइम कैप्सूल। तो पहला डिफरेंस तो इट इज़ टाइटली बाउंड टू द सेल, सम बैक्टीरिया आर कवर्ड विद लूजली, और ये सॉल्युबल शील्ड है। आप एक ड्रॉप पानी का डालें तो ये शील्ड पानी में डिजॉल्व होकर उतर जाएगी, तो इस वजह से इसको कहा जाता है ये लूजली सॉल्युबल शीट है। उसके बाद ये पॉलीसेकेराइड प्रोटीन या बाज़ केसेस में दोनों से मिलकर बनी होती है। रिपीटिंग यूनिट को क्यों कहा गया है? जैसे पॉलीसेकेराइड का एक बड़ा मालिक्यूल, फिर पॉलीसेकेराइड का दूसरा मालिक्यूल, फिर पॉलीसेकेराइड का तीसरा मालिक्यूल, जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा हो वो रिपीटिंग यूनिट कहलाता है। तो एक ही तरह के मालिक्यूल पॉलीसेकेराइड के इसमें अटैच होके एक बड़ा सा कैप्सूल बना रहे होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स। और अच्छा, इसमें ये मैक्रो मालिक्यूल, इट इज़ अ शील्ड ऑफ मैक्रो मालिक्यूल। तो मैक्रो मालिक्यूल में ज़्यादातर जो मैक्रो मालिक्यूल हैं वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। उसके बाद कैप्सूल ये ठीक होता है, गम्मी, चिपकने वाला होता है और गिव स्टिकी करैक्टर, और इसी वजह से ये इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया से मुराद वो होते हैं जिन बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल मौजूद हो।
तो वो कैप्सूल वाले बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज हैं उनको स्टिकी करैक्टर देता है। स्टिकी करैक्टर से क्या मुराद है, ये किसी सरफेस के साथ जाके स्टिक कर जाते, स्टिक का मतलब चिपक जाती। तो ये गोंद की तरह है, गम की तरह है, और इसी वजह से जो बैक्टीरियल कैप्सूल वाली बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं वो किसी सरफेस के साथ जाके क्या अटैच हो जाती हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, बेसिकली म्यूकोपॉलीसेकेराइड ये एक सॉल्युबल शील्ड बनाते हैं। जो ही हमारे ब्लड में जाती है ये शील्ड फौरन ही ब्लड प्लाज्मा में मौजूद जो वाटर है उसमें डिसॉल्व हो जाती है, और ये टॉक्सिक है, जहरीली है, जिससे फ़ौरन ही हमारे ब्लड के अंदर आप कह सकते हैं टॉक्सिन चला जाता है, जहरीली चीज़ चली जाती है, और हमें आम तौर पे जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लग सकती हैं। डिपेंड करता है बैक्टीरिया कौन सा है, जैसे कॉलरा की बीमारी सबसे मशहूर है। तो यही आप कह सकते हैं कि ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड ग्रेटर पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या है, बीमारी काज करने की सलाहियत। यानी इस कैप्सूल, ये स्लाइम कैप्सूल वाले बैक्टीरिया ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ज़्यादा बीमार करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि स्लाइम कैप्सूल जिन मालिक्यूल से मिलकर बना है वो आम तौर पे नुकसानदेह होते हैं, ख़ास तौर पे ह्यूमन बॉडी के लिए। और फिर ये दूसरा फ़ायदा ये क्या पहुंचाते हैं, हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, हमारे जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं, वो इनको खाने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई सेल खाने की कोशिश करे उसको हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो ये वाले जो मालिक्यूल हैं ये फैगोसाइटोसिस से भी बैक्टीरिया को बचा लेते हैं। तो दो काम कर रहे हैं, ज़्यादा बीमारी काज करने की सलाहियत रखते हैं, और दूसरा हमारे बॉडी के सेल से ये बच जाते हैं, वो उनको खा नहीं पाते, तो इस वजह से इनके अंदर बीमारी काज करने की सलाहियत ज़्यादा होती है जिनमें स्लाइम कैप्सूल होता है। तो अक्सर ये डिफरेंस आ जाता है कैप्सूल और स्लाइम कैप्सूल में। उसके बाद आ जाती है सेल वॉल। तो सेल वॉल सबसे पहले मौजूद कहाँ होती है, जैसे बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, यानी सेल के बाहर जो चीज़ें हैं जैसे कैप्सूल है, स्लाइम कैप्सूल है, उनके नीचे, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। आगे फंक्शन इसके दो है, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, और इसी रिजिड होने की वजह से शेप ऑफ बैक्टीरियम को मेंटेन कर सकता है, और दूसरा इट प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होता है, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे गुब्बारे में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर जाए तो गुब्बारा फट जाता है। एक ट्यूब के अंदर जो टायर के अंदर जो ट्यूब होती है उसके अंदर अगर ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर दें तो ट्यूब फट सकती है, लेकिन अगर उसके बाहर टायर मौजूद हो तो ज़रूरत से ज़्यादा हवा अगर भरी भी जाए तो ट्यूब के फटने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी अगर आप ट्यूब को बाहर निकालें, टायर से हवा भरें, तो हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा हवा भरने से ट्यूब फट जाए, लेकिन अगर उसको टायर में डालें, उसके बाद उसमें हवा भरें, फिर हो सकता है वो काफ़ी सारी हवा को बर्दाश्त कर पाए। तो बेसिकली इस तरह ही है कि अगर सेल को सेल वॉल से निकाल के बाहर रखें, उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो, सेल फट जाएगा, और पानी के ज़्यादा होने की वजह से जो सेल फटता है इसको हम कैसे, ऑस्मोटिक लाइसिस। पानी के ज़्यादा अंदर जाने की वजह से जो सेल फटता है उसको क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक लाइसिस। लेकिन अगर सेल वॉल के अंदर हो तो फिर ऑस्मोटिक लाइसिस नहीं होता, तो सेल वॉल उसको फटने से बचा लेती है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक है इस, यानी पार्ट है इस टॉपिक का, वो है ग्राम स्टेनिंग। बेसिकली बैक्टीरिया को दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक को हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव। और ये एक टेक्निक साइंटिस्ट ने डेवलप की थी जिसका नाम है क्रिस्टियन ग्रेम डेवलप दिस टेक्निक। उसने ये टेक्निक को डेवलप किया। तो दो ग्रुप हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो इस टेक्निक को जब तक आप इसकी प्रोसीजर को नहीं समझेंगे, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की डेफिनेशन है इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं थोड़ा सा प्रोसीजर समझा देता हूँ कि ग्राम स्टेनिंग होती कैसे है। सबसे पहले आप लोगों ने एक बैक्टीरियल स्लाइड तैयार करनी है जिसके ऊपर बैक्टीरिया मौजूद होंगे, और ये बैक्टीरियल स्लाइड हम ग्राम स्टेनिंग से की टेक्निक से गुजरने के बाद इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो सबसे पहले आम तौर पे ग्राम स्टेनिंग में 4 किस्म के सॉल्यूशन इस्तेमाल होते हैं। पहले सॉल्यूशन का नाम है क्रिस्टल वायलेट, ये कलर है, और कलर के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डाई। जो चीज़ किसी चीज़ को रंग दे वो डाई कहलाती है। और चूँकि इस प्रोसीजर के अंदर ये पहले लेवल पे इस्तेमाल हुआ, इस वजह से वर्ड इस्तेमाल हुआ प्राइमरी डाई। और इसका कलर क्या है, पर्पल कलर, यानी केमिकल का नाम क्या है, क्रिस्टल वायलेट। ये प्राइमरी डाई है क्योंकि इस टेक्निक में ये पहले इस्तेमाल हुआ है।
और उसके बाद इसका कलर क्या है, पर्पल। उसके बाद हम 2-3 मिनट इस क्रिस्टल वायलेट के अंदर बैक्टीरिया के स्लाइड को डालते हैं। फिर 2-3 मिनट बाद निकाल के हम आयोडीन सोल्यूशन में डालते हैं। फिर उसके बाद 2-3 मिनट इसमें डाल के फिर हम डीकोलोराइज़र में डालते हैं। फिर उसके बाद सेफ्रानिन में डालते हैं। तो सेफ्रानिन ये दूसरा रंग है, सेकेंडरी डाई, क्योंकि ये प्रोसीजर में दूसरे नंबर पे आता है। तो इस वजह से, और इसका कलर क्या, पिंक कलर है। तो 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं। आखिर में सबसे हम किस में डालते हैं, सेफ्रानिन में। फिर इस स्लाइड को वॉश करेंगे और माइक्रोस्कोप के नीचे देखें। अब इस पूरे प्रोसीजर में 2 किस्म के कलर इस्तेमाल, एक क्रिस्टल वायलेट जो प्राइमरी डाई है, पर्पल कलर है। दूसरा सेफ्रानिन जो सेकेंडरी डाई है, जो दूसरे नंबर पे कलर आता है, और आप कह सकते हैं वो पिंक कलर है। तो जिस वक्त हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो 2 कलर इस्तेमाल हुए, एक क्रिस्टल वायलेट पर्पल कलर, एक सेफ्रानिन पिंक कलर। या तो वो क्रिस्टल वायलेट का कलर नज़र आएगा या सेफ्रानिन का कलर नज़र आएगा। इसके लॉजिक भी हम देखेंगे तो ये क्यों नज़र आते हैं बेसिकली। तो अगर क्रिस्टल वायलेट का कलर नज़र आए तो ये ग्राम पॉजिटिव, अगर सेफ्रानिन यानी पिंक कलर नज़र आए तो ग्राम नेगेटिव। तो जब भी ग्राम स्टेनिंग से कोई बैक्टीरिया गुजरेगा, अगर उसका कलर, स्टेनिंग कहते हैं कलर करने को, उसका कलर पर्पल हो जाए तो वो ग्राम पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, उसने अपने साथ पहला कलर रखना पसंद किया है। रिटेन का मतलब है अपने साथ रखना। तो पर्पल जो क्रिस्टल वायलेट है वो पहला कलर है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमेशा पहले कलर को अपने साथ रखना पसंद करते हैं। आगे इसकी क्या लॉजिक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CVI कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपने याद रखना है ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर के होते हैं, और उसके बाद ये पहला कलर रखना पसंद करते हैं। और जो पिंक कलर के होते हैं और अपने साथ सेकेंडरी डाई रखना पसंद करते हैं, वो ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 किस्म के ग्रुप आ गए। इस एक पॉइंट को अभी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद दोनों की सेल वॉल में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, जिनकी वजह से 2 डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। तो उन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को हम पहले डिस्कस करके फिर हम अपनी लॉजिक की तरफ जाएंगे कि ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर क्यों रखते हैं, ग्राम नेगेटिव पिंक कलर क्यों रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 2 किस्म के बैक्टीरिया की सेल वॉल ड्रा की है। जो ये वाली चीज़ है, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये जो ब्लैक कलर की है ये मेम्ब्रेन है। अगर आप देखें ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है, इसमें सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन, अगर सेल की बात करें तो जो सेल वॉल है वो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है और एक लेयर की शक्ल में है, एक लेयर की शक्ल। लेकिन अगर आप देखें यहाँ 2 लेयर हैं, एक ब्लू लेयर है, एक ग्रीन लेयर है। एक ब्लू बाहर क्या है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझ लें कि यहाँ सिर्फ ब्लू कलर की लेयर है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, और यहाँ एक ब्लू है और एक ग्रीन है। तो आप ये समझ लें कि ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो एक लेयर्स बनाती है, सिंगल लेयर बनाती है, और जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है उसमें ये 2 लेयर्स होती हैं, एक ब्लू एक ग्रीन। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन, मैंने कहा था कि ये जो बाहर वाली ब्लैक कलर की आपको लेयर नज़र आ रही है, एक अलहदा से मेम्ब्रेन है। एक तो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये एक अलहदा से मेम्ब्रेन है, तो इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। तो अगर आप देखें इसमें कोई मेम्ब्रेन मौजूद नज़र नहीं आ रही है आपको, इसमें एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। तो ग्राम पॉजिटिव में मेम्ब्रेन नहीं होती, ग्राम नेगेटिव में मेम्ब्रेन होती है। थिकनेस ये आपको ज़्यादा मोटी नज़र आ रही है, ये आपको थोड़ी बारीक नज़र आ रही है। तो 20 to 80 नैनोमीटर, 8 to 11 नैनो, तो ये ज़्यादा मोटी है, ये थोड़ी सी बारीक है। उसके बाद पेरीप्लाज्मिक स्पेस, अगर आप देखें इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है इसके साथ सेल वॉल आके अटैच हो गई। लेकिन अगर आप ग्राम नेगेटिव में देखें तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान एक जगह है जिसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये जो जगह है ग्राम पॉजिटिव के कुछ मेंबर में होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के ज़्यादातर मेंबर में होती है। उसके बाद परमिएबिलिटी, ये उल्ट लिखा गया है, मोर एंड लेस। अच्छा, नॉर्मली जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल में काफ़ी सारे पोर्स होते हैं ऐसे,
दरमियान से चीज़ आसानी से गुजर सकती है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन की बात करें तो मेम्ब्रेन के बारे में हम कहते हैं कि ये सेमी परमेबल है, सारी चीज़ों को नहीं गुजरने देती। आमतौर पे छोटे मालिक्यूल उससे आसानी से गुजर जाते हैं, लेकिन बड़े मालिक्यूल रुक जाते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ बाहर चूँकि सेल वॉल ही है, पोर्स मौजूद होंगे तो बड़े मालिक्यूल भी आसानी से गुजर सकते हो। लेकिन यहाँ चूँकि मेम्ब्रेन मौजूद है तो मेम्ब्रेन बड़े मालिक्यूल को गुजरने नहीं देगी। तो इससे अंदाज़ा आपको ये होगा कि ये आसानी से चीज़ों को गुजरने दे। परमेबिलिटी किससे क्या मुराद है कि सेल वॉल ये आसानी से चीज़ों को गुजरने देगी। उसके बाद जो ग्राम नेगेटिव है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बड़े मालिक्यूल को अक्सर रोक लेती है, तो ये लेस परमेबल है। ये क्या है? लेस परमेबल। उसके बाद आ जाती है कंपोजिशन। उसके बाद कंपोजिशन, ये जो मैंने ड्रा की है ब्लू कलर की, तो आपने समझी पेप्टाइडोग्लाइकेन का मालिक्यूल है। तो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत ज़्यादा होती है, 50% ऑफ ड्राई वेट। और जो मैंने रेड कलर के मालिक्यूल ड्रा किए ख़ास किस्म के एसिड होते हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल में, जिनको टीचुआइक एसिड और लिपोटीचुआइक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो ये मौजूद होते हैं इस मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर। लेकिन अगर आप देखें यहाँ ब्लू कलर की जो लेयर है वो है कम, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है, आमतौर पे सेल वॉल का सिर्फ 10% बनाते हैं। और ये जो ग्रीन कलर की लेयर है, ये वाली जो ग्रीन कलर की लेयर है, ये लिपोपोलीसेकेराइड और लिपोप्रोटीन से मिलके बनी। लिपोपोलीसेकेराइड और लिपोप्रोटीन से मिलके बनी है। तो इस वजह से ये दो लेयर्स हैं, एक में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, एक में लिपोपोलीसेकेराइड और लिपोप्रोटीन। और लिपिड्स इसमें कम होते हैं, 1 to 4%, लिपिड्स 11 to 12%। ठीक हो गया। तो ये दोनों स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं बिटवीन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। पहला क्या है कि इसमें एक लेयर होती है, इसमें दो लेयर्स होती हैं। इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये ज़्यादा मोटी होती है, 20 to 80 नैनोमीटर, 8 to 11 नैनोमीटर। पेरिप्लाज्मिक स्पेस इसमें किसी किसी में होती है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस से क्या मुराद है? जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में हो, और इसमें तकरीबन सब में होती है। ये ज़्यादा परमिएबल है क्योंकि इसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, ये लेस परमिएबल है। कंपोजिशन का डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, उसके बाद अब लॉजिक आ गई कि ये पर्पल कलर क्यों शो करते हैं और ये आप कह सकते हैं ये वाले पिंक कलर क्यों शो करते हैं। सपोज हमने इस बैक्टीरिया को डाला सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट में, तो क्रिस्टल वायलेट हैज स्पेशल इंटरेक्शन विद द पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो क्रिस्टल वायलेट सरफेस पे आके और जो पोर्स हैं उनमें जाके अटैच हो जाते हैं क्रिस्टल वायलेट्स। उसके बाद जब हम आयोडीन में डालते हैं तो आयोडीन क्रिस्टल वायलेट और पेप्टाइडोग्लाइकेन के बॉन्ड को ज्यादा मजबूत कर देती। ठीक हो गया। उसके बाद जब हम इसको डीकोलोराइजर में डालते हैं तो ये इतने अच्छे तरीके से ट्रैप हो चुका होता है, अटैच हो चुका होता है कि डीकोलोराइजर इसको उतार नहीं सकता। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं डीकोलोराइजर जो इसके पोर्स हैं वो सारे के सारे क्रिस्टल वायलेट से भर जाते हैं। और जो इसकी सरफेस है, अगर पहले इस तरह की सरफेस थी कि दरमियान में पोर्स थे, अब बिल्कुल कॉम्पैक्ट सरफेस हो जाती है। एक तो डीकोलोराइजर सरफेस को और भी कॉम्पैक्ट कर देता है, और भी आप कहते हैं सख्त कर देते हैं। यानी आप कह सकते हैं अगर मालिक्यूल इस तरह थे तो ये इस तरह कर देगा, जोड़ दे। तो अंदर क्या ट्रैप हो गए? क्रिस्टल वायलेट के मालिक्यूल ट्रैप हो गए। तो डीकोलोराइजर इस क्रिस्टल वायलेट के मालिक्यूल को उतार नहीं पाता और पोर्स भी बंद हो गए। उसके बाद जब हम सेफ्रानिन में डालते हैं तो सेफ्रानिन को अटैच होने की जगह ही नहीं मिलती। सेफ्रानिन को अटैच होने की जगह ही नहीं मिलती सेफ्रन, और जो ही इसको वॉश करते हैं ये उतर जाती है। तो जब माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो आप कौन सा कलर नज़र आएगा? क्रिस्टल वायलेट। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रिस्टल वायलेट है वो अंदर ही नहीं जाते क्योंकि बाहर मेम्ब्रेन होती है सीवी। अच्छा, हमने एक बात डिस्कस करनी है, सॉरी यहाँ एक पॉइंट रह गया। आपको ये नज़र आ क्रिस्टल वायलेट आयोडाइड कॉम्प्लेक्स। तो क्रिस्टल वायलेट आयोडाइड कॉम्प्लेक्स की वजह से सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर की नज़र आती है। तो ये आपको समझ भी आ गई। क्रिस्टल वायलेट का पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ जो बॉन्ड है वो आयोडीन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा मजबूत कर देते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छी तरह से ये क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है। अच्छा, ग्राम नेगेटिव में
हमेशा क्रिस्टल वायलेट सरफेस पे रहते हैं और आयोडीन भी आते हैं, वो भी सरफेस पे रहते हैं। जो ही हम इसको डीकलोराइजर में डालेंगे ये उतर जाएंगे मालिक्यूल। फिर हम सेफ्रानिन में डालते हैं, सेफ्रानिन इस मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाती है। फिर जब हम इसको वॉश करते हैं, अब इतना ये कमज़ोर बॉन्ड नहीं है कि ये इसको तोड़ सके, तो फिर हमें माइक्रोस्कोप के नीचे सेफ्रानिन ही नज़र आएगी। तो इस वजह से ये पर्पल कलर का नज़र आता है और ये पिंक कलर की हमें नज़र आती है। तो उम्मीद है कि आपको लॉजिक समझ में आ गई होगी कि जब हम ग्राम स्ट्रेनिंग करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव पर्पल क्यों नज़र आते हैं और ग्राम नेगेटिव पिंक क्यों नज़र आते हैं। अच्छा, उसके बाद कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में तो आपने याद रखनी है, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जिसको पेप्टाइडोग्लाइकेन कहा जाता है और इसकी जो अमाउंट है वो वेरी करती है। जैसे अभी हमने कहा ग्राम पॉजिटिव में 50% होती है और ग्राम नेगेटिव में 10% होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन को पेप्टाइडोग्लाइकेन क्यों कहा जाता है इसकी हम डिटेल काफ़ी दफ़ा चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा दोबारा मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये जो रेड कलर की आपको नज़र, ये ग्लाइकेन की चेन है। ग्लाइकेन से क्या मुराद है? पॉलीसेक्राइड। ग्लाइकेन से क्या मुराद है? पॉलीसेक्राइड्स। और दे आर क्रॉस लिंक्ड विद द पेप्टाइड फ्रेगमेंट। ये जो ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट है, यानी छोटे छोटे अमाइनो एसिड की चेन्स हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड आपस में किसके ज़रिए से जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से। तो आप कह सकते हैं ग्लाइकेन की चेन पेप्टाइड फ्रेगमेंट में पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ी होती है, इस वजह से इसका नाम रखा गया पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ग्लाइकेन का मतलब क्या है? पॉलीसेक्राइड की चेन्स। अच्छा, उसके बाद इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा और भी काफ़ी सारी, इंटैक्ट का मतलब है अगर मुकम्मल सेल वॉल की बात करें तो मुकम्मल सेल वॉल में सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती, इंटैक्ट मुकम्मल को कहा जाता है। 100% जो सेल वॉल है उसमें शुगर के मालिक्यूल होते हैं, टीचुआइक एसिड होता है, लिपोटीचुआइक एसिड होता है, लिपोपॉलीसेक्राइड होता है, लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ये सारी चीज़ इसमें मौजूद होती है। अच्छा, काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं वो ना ग्राम पॉजिटिव हैं ना ग्राम नेगेटिव है, उनकी सेल वॉल थोड़ी सी डिफरेंट कंपोजिशन रखती है, वो आपकी बुक में डिस्कस नहीं की गई। माइकोप्लाज्मास एक ऐसा ग्रुप है जिनमें सेल वॉल ही नहीं होती और आर्चियोबैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है जो सिंपलेस्ट बैक्टीरिया जिनको कहा जाता है, जिनकी सेल वॉल यू बैक्टीरिया से डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? इनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती। फिर इनकी सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी है? इनकी सेल वॉल प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से और पॉलीसेक्राइड से। ये 3 किस्म के मालिक्यूल हैं जो आर्चियोबैक्टीरिया की सेल वॉल बनाते हैं। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि किस बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या कुछ मौजूद होता है। तो ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी था, आपको देखने में तो ये बड़ा सिंपल सा नज़र आता है, लेकिन इसमें थोड़े से गहरे कॉन्सेप्ट हैं। तो इसको आप लोगों ने बार बार सुन के इसको अच्छी तरह तैयार करना है कि ताकि पेपर में अगर आए आप इसको अच्छी तरह लिख सकें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.